अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अवेयरनेस ट्राइब। आई एम नौशीन मुश्ताक, आई स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, इसकी मुख्तलिफ अक़सात में आपने ऑटिज़म के बारे में जाना बहुत कुछ। आज का जो टॉपिक है वो ऑटिज़म से थोड़ा सा हटकर है, लेकिन वो तमाम उन पेरेंट्स के लिए है जो जिनके पास टिपिकली डेवलप्ड चिल्ड्रन हैं और एटिपिकल बच्चे भी हैं, चाहे उनको स्पीच का इशू है या उनको स्पीच का इशू नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हमारा बच्चा 3 साल का हो गया है और अभी तक वो 2 वर्ड्स बोलता है या 1 वर्ड बोलता है, अपनी बात 1 वर्ड में समझा लेता है। क्या ये नॉर्मल है कि नहीं है? तो नॉर्मल क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है तमाम पेरेंट्स को जिनके पास बच्चे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं फ्रॉम बर्थ टू एज 7 तक। बच्चे जो हैं वो अपनी लैंग्वेज को डेवलप करते हैं और स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो एक नॉर्म्स होते हैं जो कि एविडेंस बेस्ड होते हैं, वो क्या हैं? कितने नंबर ऑफ़ काउंट्स होने चाहिए वर्ड के और किस एज में कितने वर्ड्स एक बच्चा बोल सकता है जो कि नॉर्मल है, कितने एवरेज है, कितना हाई लेवल पर है, मतलब ये लेवल्स आपको पता होने चाहिए। और अगर एक बच्चा नहीं बोल रहा है इतने वर्ड्स, तो फिर क्या वो नॉर्मल है कि नहीं है, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि एज जो है कि बहुत मैटर करती है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। अगर आपके बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट की एज निकल जाती है तो और आप उस पे तवज्जो नहीं देते और आप ये सोचते रहते हैं कि वो बड़ा हो जाएगा, इसके दादा बताते हैं कि इसके अब्बू भी लेट बोले थे, तो हो सकता है कि वो टाइम गुजर जाए आपका। और जो अर्ली इंटरवेंशन है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है उस वक़्त आप बच्चे को जो कुछ सिखा रहे होते हैं या डेवलपिंग ब्रेन के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं, वो जो इफ़ेक्ट देता है वो लॉन्ग टर्म होता है, फॉर द होल लाइफ होता है। उसके बाद ये जो बोलना है, ये एक स्किल है। इस स्किल को पॉलिश करना जो है वो तो ठीक है, लेकिन इस स्किल को बढ़ाने के लिए आप एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आप उस एज को मिस कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। मैं समझती हूँ कि टाइम इज़ मनी इसीलिए कहा जाता है कि वक़्त को जो है पैसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत कीमती होता है, वापस नहीं आ सकता। तो इस एपिसोड को बनाने का मकसद यही है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि ये एक मेरी छोटी सी एफ़र्ट है उन पेरेंट्स के लिए जो जिन तक नॉलेज नहीं पहुँची और जो जिनके बच्चे जो हैं वो डिलेड हो गए, टाइम गुज़र गया। और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेरी एक छोटी सी एफ़र्ट है, इसमें आप अपना पार्ट डालें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और इसके कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करें, जो भी आपकी के ख़्यालात हैं उसको एक्सप्रेस करें, ताकि ये प्रमोट हो वीडियो और लोगों तक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, आप लोग इसका ज़रिया बनें। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि टिपिकल डेवलपिंग ब्रेन में बच्चे जो हैं वो किस एज में कितने वर्ड्स बोलते हैं। और ये एविडेंस बेस्ड होता है, बहुत सारी रिसर्चेस के बाद ये डाटा इकट्ठा किया जाता है बहुत सारे बच्चों के ऊपर, सेम एज के बच्चों के ऊपर रिसर्च की जाती है, फिर ये डाटा कलेक्ट किया जाता है और इसको फिर हम हमारे तक पहुंचाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं। जी, तो 4 टिपिकल एजेस हमें बताई जा रही हैं। एक 12 मंथ्स की एज है जिसमें बच्चा 1 साल का था। उस पे जब बच्चा 1 साल को पहुँच जाता है तो वो 1 वर्ड कम से कम बोलता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 वर्ड्स बोल सकता है। लेकिन मोस्टली ये होता है कि बच्चा 1 वर्ड ज़रूर बोल रहा होता है जब वो 1 साल का होता है। जब वो 18 महीने का होता है तो वो मिनिमम 10 वर्ड्स बोलता है। जो टिपिकल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं ना कि नॉर्मल डेवलपमेंट में 10 लफ्ज़ एक बच्चा कम से कम बोल रहा होता है। 10 से लेके 50 वर्ड तक वो बोल सकता है एवरेज। हर बच्चे का डिफरेंट होता है, लेकिन हम एवरेज की बात करेंगे। 24 मंथ्स पे कम से कम बच्चा 50 वर्ड्स बोल रहा हो, ठीक है ना? 50 वर्ड्स बोल रहा हो एटलीस्ट, जिसमें 2 वर्ड फ्रेजेस भी होने चाहिए। और अभी इसकी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम वर्ड काउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? वो 50 से 250 वर्ड्स तक बोल सकता है, तकरीबन 2 साल का बच्चा। और तकरीबन 3 साल का जो बच्चा है, ऑब्वियसली फिर वो बड़ा हो रहा है तो वो अपने बात को सेंटेंसेस में भी समझा सकता है, लेकिन उसके पास वर्ड काउंट कितने होने चाहिए? कम से कम 250 वर्ड काउंट्स होने चाहिए एक 3 साल के बच्चे के पास। और 250 का मतलब ये है कि 250 वर्ड्स वो बोल रहा है और मैक्सिमम जो है वो 1000-1500 वर्ड्स तक वो जा रहा है, ठीक है ना? लेकिन चलिए हम मिनिमम की बात करते हैं, क्योंकि अगर हमारा बच्चा 250 वर्ड्स नहीं बोल रहा और वो 3 साल का हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो
डिले है, और अगर वो डिले है तो उस पर हमें एफर्ट करनी होगी, क्योंकि उसकी एज के सारे बच्चे 250 वर्ड्स बोल रहे हैं। तो आगे ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो तो फ़ौरन स्पीच थेरेपी करवाई जाए, या कम से कम घर में स्पीच थेरेपी के तरीक़ों को अपनाया जाए, जो कि जिसके लिए मैं मौजूद हूँ, और मैं आप लोगों को स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके लिए गाइड कर रही हूँ। तो एक और चीज़ होती है इंटेलिजिबिलिटी। इंटेलिजिबिलिटी क्या चीज़ होती है कि एक बच्चा किसी स्ट्रेंजर को कितनी अच्छी तरह उसकी बात समझ में आ रही है, कितना इंटेलिजिबल है टू द स्ट्रेंजर। जैसे मैं मदर हूँ, मेरी बेटी मुझसे बात करती है, मैं उसकी शॉर्ट फ्रेजेस को भी समझ लूँगी, मैं उसके इशारों को भी समझ लूँगी, लेकिन उसके टूटे-फूटे लफ्ज़ भी मैं समझ लूँगी। लेकिन जो स्ट्रेंजर होगा, क्या वो उसकी बात समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है? तो उसका भी एक नॉर्म है जो कि इन लोगों ने बताया हुआ है कि पहले जो था वो डिफरेंट था, अब 2021 में डिफरेंट हो गया है कि जो 4 इयर्स का बच्चा है एटलीस्ट उसके 50% जो है ना बात समझ में आनी चाहिए। समझे, हम 18 मंथ्स पे लेते हैं, 18 मंथ्स का जो बच्चा है या 2 इयर्स का जो बच्चा है, उसको 25% जो है ना उसकी बात किसी स्ट्रेंजर को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से अगर एक 4 इयर्स का बच्चा है तो उसकी बात कम से कम 50% एक स्ट्रेंजर को समझ में आनी चाहिए, ठीक हो गया। और अगर एक 5 इयर्स का बच्चा है तो उसकी बात कम से कम 75% समझ में आनी चाहिए एक स्ट्रेंजर को। इसी तरह से अगर एक 7 साल का बच्चा है और उसकी बात 100% किसी स्ट्रेंजर को नहीं समझ में आ रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी स्पीच में या उसकी लैंग्वेज में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई इशू है, कोई डिले है, जिस पे हमें काम करना चाहिए। क्योंकि ये देखा गया है रिसर्चेस से कि जिन बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज डिलेज़ होते हैं, उनको आगे जाके एकेडमिक्स में, रीडिंग और राइटिंग में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। जो बच्चा गलत बोल रहा होता है, रिसर्चेस से ये साबित हुआ है कि वो गलत लिख भी रहा होता है। तो और अगर हमने इस चीज़ से अपने बच्चे को बचाना है, तो हमने उससे पहले क्योर करने के लिए उस बच्चे की स्पीच थेरेपी करनी है टाइमली, ताकि उसको सही टाइम पे सही सर्विसेज प्रोवाइड की जाए और वो उस नॉर्म को टच कर सके जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, अब हम ये बात करेंगे कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो काउंट किए जा सकते हैं। अब बच्चे तो बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो मुंह में ही बोलते रहते हैं लफ्ज़, माँ बाप को समझ में आ रही होती है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो लंबे लंबे सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं, जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं, इकोलेलिया होता है उनके अंदर। कुछ बच्चे जो होते हैं वो उनको आप जो बोलें वो तोते की तरह बोल रहे होते हैं, उसको हम इमिटेशन कहते हैं। तो कौन सी चीज़ जो है उसको हम वर्ड काउंट करेंगे, यानी कि अगर आपने अपने बच्चे का वर्ड काउंट करना है, आपका बच्चा 12 मंथ्स का है, आप कहते हैं मेरा बच्चा एक वर्ड बोलता है कि नहीं बोलता है, मैं चेक करूँ। अगर तो वो बच्चा वर्ड बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल डॉग, तो वो तो वर्ड काउंट हो जाएगा। अगर वो बच्चा डॉ भी बोल रहा है ना, आखिरी ग को गायब कर देता, तो वो भी वर्ड काउंट होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर कोई बच्चा वाओ बोल रहा है या बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि या नो नो बोल रहा है, तो इसका मतलब ये भी वर्ड है, ठीक है ना। इसकी भी, या ओ बोल रहा है, समटाइम बच्चे गिर जाए कोई चीज़, कहते हैं ना ओ। तो इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स जिनके कोई सेंस बनता है, तो वो भी वर्ड काउंट कहलाएंगे। इसके अलावा एनिमल्स की जो साउंड्स होती हैं, जैसे काउ सेज मूँ, अगर बच्चा बोल रहा है मूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो वर्ड काउंट है, ठीक है ना। डॉग सेज वुफ वुफ, तो वो वुफ वुफ जो है अगर बच्चा बोल रहा है तो वो भी वर्ड काउंट कहलाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये 3-4 चीज़ें जो है ना वर्ड काउंट में आती है। लेकिन कौन सी चीज़ हम वर्ड काउंट में नहीं डालेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो इंडिपेंडेंटली जो है नहीं बोल रहा, इमिटेट कर रहा है। आपने बोला वुफ वुफ, उसने भी बोला वुफ वुफ, तो वो उसका वर्ड काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। अगर वो इंडिपेंडेंटली बोल रहा है, आपने पूछा डॉग सेज, तो उसने कहा वुफ वुफ, तब वो होगा। या आपने बच्चे से पूछा पानी, आपने क्या पीना है, आपने छोटे से पूछा, तो उसने पानी को मम्मम बोल दिया, तो इसका मतलब है कि वर्ड काउंट है। लेकिन आपने बोला कि आपने मम्मम पीना है और उसने फिर मम्मम बोला, तो ये वर्ड काउंट नहीं कहलाएगा। इंडिपेंडेंटली विदाउट असिस्टेंस जो भी वर्ड बोला जाएगा वो वर्ड काउंट होगा। इसी तरह से जो वर्ड कंसिस्टेंटली बोला जा रहा है वो वर्ड काउंट होगा। एक दफ़ा बोला, उसके बाद दोबारा फिर बोला ही नहीं, इसको वर्ड काउंट में नहीं डालेंगे आप, ठीक है ना। इसी तरह से कोई बच्चा इंटेंशनली नहीं बोल रहा, इन कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा, जैसे बाय बाय का टाइम है, बाबा जा रहे हैं ऑफिस, और बच्चा जो है हर वक्त बाय बाय कर रहा है,
हर एक चीज़ को बाय बाय कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट टू बी इन वर्ड काउंट। मतलब ये कि उसको कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। समटाइम्स बच्चे इकोलेलिया में बोल रहे होते हैं, उनके जहन में रिपीटेडली, ऑटिस्टिक बच्चों में स्पेशली, फ्रेजेस या वर्ड्स इस तरह के चल रहे होते हैं जो वो बार बार बोल रहे होते हैं, पोइम्स के नंबर्स चल रहे होते हैं, ABCD चल रहा होता है, तो हम समझ रहे होते हैं कि ये इसका वर्ड काउंट है जी, ये सब उसको, वो असल में इकोलेलिया होते हैं। जिसको हम इंटेंशनली कहते हैं वो वर्ड्स होते हैं कि हमने कोई क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन में उसने उसने आंसर किया, या उसने रिक्वेस्ट की किसी चीज़ में, उसने वो वर्ड बोला, या लेबलिंग में वो वर्ड बोल रहा है, या फॉर एग्जांपल मतलब इस तरह की सिचुएशन में वो वर्ड को यूज़ कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे इंटेंशनली यूज्ड, तो वो वर्ड काउंट में होगा। तो पेरेंट्स, आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि नॉर्मल एज में बच्चे किस तरह से कितने वर्ड्स बोल रहे हैं। और अगर आपका बच्चा इस एज के किसी भी, मैं इसके साथ चार्ट भी आपके साथ अटैच कर देती हूँ ताकि आप उसको उससे कोरिलेट कर सकें अपने बच्चों को। अगर आपका बच्चा इसमें से कहीं पे भी लैग कर रहा है तो फिर उसको असिस्टेंस की ज़रूरत है, प्रॉपर असिस्टेंस की ज़रूरत है। आप प्रोफेशनल असिस्टेंस लेंगे, उसमें आपका फ़ायदा होगा, आपका वक्त बचेगा, और फिर आप उनसे सीखें। स्पीच थेरेपी ऐसा काम नहीं है जो आप ना कर सकते हो, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक तरीका है जो आपने सीखना है और वो आप घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना है कि मैं वेटिंग पे ना रखूं बच्चे को, उसकी इस पोजीशन में है तो उसकी प्रायोरिटी पे रखूं उसकी इस कंडीशन को, और इसको सॉल्व करूं इस मामले को। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब चलते हैं टिप्स की तरफ। स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स ये हैं कि सबसे पहली बात ये कि आप एज अ पेरेंट बच्चे के लिए बेस्ट स्पीच थेरेपिस्ट हैं, और आप अगर चाहें तो बच्चे की लैंग्वेज पे दिन में 24 आवर होते हैं, आप 23 आवर भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास ये एडवांटेज है। स्पीच थेरेपिस्ट के पास बच्चे आते हैं 35 to 40 मिनट्स के लिए, ठीक है, मैक्सिमम 45 मिनट्स के लिए, क्योंकि रिसर्चेस से ये जाहिर है कि 40 to 45 मिनट्स तक अगर आप एक लर्निंग एक्टिविटी करवाते हैं तो वो ब्रेन में एब्जॉर्ब होती है और बच्चा उससे अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद उसके लिए बोरिंग होने लग जाती है और उसकी जो अटेंशन स्पैन होता है वो डाउनफॉल की तरफ चला जाता है। तो इसलिए हमें सेशंस को ब्रेक देना पड़ता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं जी हमारा सेशन 1 घंटा कर दें, हमारे सेशन 1.5 घंटा कर दें, हमें डबल सेशन चाहिए। तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे की एक एनर्जी है, उस एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी ब्रेन की एनर्जी को, उस ब्रेन की एनर्जी को उतना ही यूज़ करना है जितना उसके अंदर पावर है। तो आप पेरेंट्स हैं, आप ब्रेक्स दे दे के भी बच्चे के साथ ये कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली टिप ये है कि ऑफर चॉइसेस। इसका क्या मतलब है? आपका बच्चा चीज़ मांग रहा है, इशारे से मांग रहा है, आप हर बात उसकी इशारे पर सुन लेते हैं, उसको फ़ौरन दे देते हैं। दिस इज़ अ रॉन्ग वे, ठीक है। अगर आपका बच्चा जूस मांग रहा है और जूस के साथ दूध भी पड़ा हुआ है, तो आप उसको चॉइस देंगे। जैसे मैं इंग्लिश में पूछती हूँ, डू यू वांट जूस और मिल्क, ठीक है। अगर आपका बच्चा उर्दू बोल रहा है तो आप पूछेंगे आपको जूस चाहिए या दूध चाहिए, आपने क्या लेना है, जूस या दूध, इस तरह भी बोल सकते हैं, ताकि वो बच्चा जो है चूज कर सके उसमें से। इसमें एक और टिप ये है कि अगर आप लास्ट में, अगर वो जूस लेना चाह रहे हैं, आप लास्ट में जूस बोल दें, तो बच्चा अमूमन लास्ट वाला वर्ड पिक कर लेता है। इस तरह क्या होगा कि उसको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी कि मैंने सही चीज़ पिक की और सही बात बोली, और इस तरह उसको हेल्प भी हो जाएगी शुरू में, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको आप कॉम्प्लेक्स करती चले जाएँ। अच्छा, दूसरी चीज़ है रिपीट रिपीट रिपीट। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज बच्चे को जूस सिखाना था, उसने जूस नहीं बोला, आपने सारा दिन उसको रिपीट किया, 50 टाइम्स भी, 100 टाइम भी रिपीट कर लें, क्योंकि जो बच्चा असल में डिले है बोलने में, वो इसलिए डिले है क्योंकि उसकी इमिटेशन जो है ना वो इफेक्टेड है। उसकी इमिटेशन और उसका आई कांटेक्ट सही नहीं है। आप उसका आई कांटेक्ट और इमिटेशन, जो कि मैं पिछली एपिसोड्स में करती रही हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी पिछली जो एपिसोड प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स के बारे में है वो देख लीजिए, क्योंकि जब भी आपने लैंग्वेज सिखानी है तो उससे पहले आपने बच्चे को वो स्किल्स देनी है। अगर वो स्किल्स डेवलप नहीं हुई हैं तो स्पीच और लैंग्वेज डेवलप करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, रिपीट 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 करना है, ठीक है, ताकि वो चीज़ जितनी उसके कानों को टकराएगी उतनी उसकी
मेमोरी में बम्बार्डमेंट होगी उतनी उसकी मेमोरी का वो पार्ट बनेगी। दूसरा है बी सिली। इसका मतलब ये हुआ कि आपने रूड नहीं रहना बच्चे के साथ, आपने उसके साथ खेल खेल में उसको सिखाना है, शरारतों में बच्चे के साथ बच्चा बन के उसके साथ खेलना है और फिर उसको लैंग्वेज उसकी डेवलप करनी है, ठीक है ना। शरारत करनी है, कभी खुद गिर जाएं, कभी उसके साथ रोने लग जाएं, मतलब एक्ट करना है ऐसे जैसे कि आप उसके बराबर ही हैं, ठीक है ना, ताकि वो अथॉरिटेटिव सच उसके जहन में ना कि ये मुझसे बहुत बड़े हैं। और बच्चे देखा होगा आपने कि बच्चे बच्चों को ही देख रहे होते हैं, बच्चे बच्चों से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, बड़ों से अट्रैक्ट नहीं होते। तो इसलिए नहीं होते कि बड़े जो होते हैं उनके चेहरे पे सख्ती या उनके जो अंदाज होता है वो बहुत रूड होता है समटाइम्स और डांटने वाला होता है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज रीड एवरीथिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, घर के बाहर आप कहीं पे बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है स्टॉप, STOP स्टॉप। आपने क्या करना है, हर चीज़ रीड करनी है ताकि बच्चे को रीड करने का से पता चले कि इस साइन का मतलब है स्टॉप, इस साइन का मतलब है गो, इस साइन का मतलब है वेट, इस साइन का मतलब है नो स्मोकिंग। लाइक इस तरह की जो चीज़ें हैं ना हमारे सराउंडिंग में होती हैं, आप उसको रीड करें ताकि उसको रीडिंग में इंटरेस्ट हो, वो ऑब्जर्व करना शुरू करे। एक और टिप ये है कि डिस्क्राइब द सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग को डिस्क्राइब करें। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, बच्चे को बताएं देखो स्काई कितना खुला है, देखो बर्ड्स उड़ रही हैं, आज तो डे टाइम है, नो क्लाउड, सन निकला हुआ है, या आज बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग आउटसाइड, लुक एट द फ्लावर्स आउटसाइड। मतलब बाहर का बताएं, इर्द गिर्द का बताएं, घर का बताएं। छोटा बच्चा भी, इवन के जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उनके बारे में, जो गोदों में लेटे होते हैं उनको बताएं, मामा आपके साथ आपका पैम्पर चेंज कर रही हैं, मामा बेबी को वॉश कर रही हैं, मामा बेबी के हैंड वॉश कर रही हैं, बेबी का नोज साफ कर रही हैं। मदर्स का बहुत बड़ा रोल है। मदर्स को हर वक्त बच्चों के साथ बात करनी चाहिए जब वो पैदा होते के साथ, ताकि वो इंटरेक्शन हो, उनको टाइम दें, खामोश ना रहें उनके साथ, अपने काम में अगर बिज़ी हैं साथ साथ उसको अटेंशन देती रहें ताकि वो इन्वॉल्व रहे और लैंग्वेज सीखता रहे, बिल्ड होती रहे। सिंग सॉन्ग वे में बात करने से बच्चे बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं, बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, बच्चे पिक्चर्स के थ्रू इन्जॉय करते हैं, बच्चे गानों के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू। म्यूज़िक का मतलब ये नहीं कि आप गाने लगा दें, म्यूज़िक मतलब ये कि बच्चे रिदमिक वे में जब आप बात कर रहे हैं ना, जैसे हम वॉश हैंड करा रहे हैं, वॉश 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 योर हैंड, इस तरह करके, इस तरह जेंटली जेंटली वॉश योर हैंड, इस तरह करके किसी भी लय में आप गा लें। जैसे चलो चलो हाथ धोएं, चलो चलो बाथरूम चलें, इस तरह गा के बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा गौर से सुनते हैं, उस चीज़ को अटेंशन देते हैं और इस चीज़ को याद रखते हैं। तो आपने बच्चे के साथ इस तरह से डील करना है कि वो उस चीज़ को याद रखे और उसको एंजॉय करे, उसकी मेमोरी का पार्ट हो जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो ना सिर्फ मैं पेरेंट्स को, मदर्स को देती हूँ, बल्कि मैं अपनी स्पीच थेरेपिस्ट को भी देती हूँ, पॉज फॉर रिस्पॉन्स। पॉज फॉर रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आपने बच्चे को एक चीज़ सिखा दी, उसके बाद आपने उससे पूछना था, आपने उससे पूछा व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, ग्लास पड़ा हुआ है, जूस का भी पड़ा हुआ है, दूध का भी पड़ा। अब बच्चा जो है वो बोलना चाह रहा है जूस, उसके ब्रेन में वो चीज़ वर्क कर रही है, वो रिस्पॉन्ड करने में देर कर रहा है, लेकिन आपने पॉज नहीं दिया, खामोशी नहीं इख्तियार की, आपने फ़ौरन पीछे से बोल दिया जूस चाहिए। तो पॉज फॉर रिस्पॉन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर एवरीवन। आप लोगों ने वेट करना है, बच्चे के रिस्पॉन्स का वेट करना है। एक क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन के बाद आपने वेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्वेश्चन पूछा, एक टेडी सामने पड़ा है, आपने पूछा व्हाट इज़ दिस, आपने वेट किया, आपने 10 सेकेंड्स भी वेट किया, उसने आंसर नहीं किया। अगर उसने आंसर नहीं किया तो आपने उसको 2 ऑप्शंस देने हैं, इज इट अ कैट और अ टेडी। आपने 2 ऑप्शंस को दिए, फिर आपने वेट किया। तो इस तरह से आपने वेट करना है अब उसके रिस्पॉन्स का, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एज अ स्पीच थेरेपिस्ट जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो पेरेंट्स जो है ना वो वेट नहीं कर पाते, जो साथ बैठे होते हैं वो फ़ौरन जो है बोल देते हैं। और उनको ये बात समझाती हूँ मैं कि आपने वेट करना है, ठीक है, क्योंकि वेट करना ज़रा मुश्किल काम होता है, लेकिन क्योंकि बच्चे का ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो चल रहा होता है, वो वर्किंग में होता है और वो रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा टाइम ले रहा होता है, तो हमने उसको वो टाइम देना है, दैट इज़ हिज राइट, ठीक है ना। होपफुली आपको ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।